हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं सनाउल्लाह खान। बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे एक दरीना साथी रहीमुल्लाह यूसुफजई मरहूम इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज उनकी तदफीन भी हो गई है। कई दिहाइयों तक उन्होंने सहाफ़त में अपनी खिदमात सर अंजाम दी और कई उन्होंने तारीख़ी काम भी किए। हम अपनी तरफ से भी, अपने मेहमानों की तरफ से और अपने इदारे की तरफ से उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। नाजरीन, आज जो सबसे अहम टॉपिक है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो एक चपकलिश है वो पीक पर पहुंच चुकी है। और आज सेनेट की पार्लिमानी कमेटी के दौरान जो कुछ हुआ वो सब ने देखा होगा और उसके दौरान एक वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर खुले इल्ज़ामात आयद किए हैं, रिश्वत लेने के इल्ज़ामात किए हैं और ऐसे इदारे को ये भी कहा है कि आग लगा देनी चाहिए। इसके बाद 3 वज़रा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो जुडिशल कमीशन में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का ऑप्शन भी बताया गया है कि वो भी मौजूद है। इन तमाम बातों के शुरू करने से कबल मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करा दूँ। इफ्तिखार शिराजी साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन के ब्यूरो चीफ़ हैं। आप शाकिर सुलंगी साहब हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत के हवाले से काफ़ी अच्छा तजर्बा रखते हैं। मुबशर ज़ैदी साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। और इन मेहमानों से बात करने से कबल मैं MB सोमरो की तरफ जाऊंगा, सीनियर सहाफ़ी हैं। MB, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। MB, आज आप पार्लिमानी कमेटी में मौजूद थे, जो कुछ आपने देखा आज वो हमारे नाजरीन को बताइए और आपको माहौल कैसा लग रहा था। और इसके अलावा जो ऐवान सदर में कल हुआ जिस पर अफानुल्लाह सेनेटर ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। जी, आज जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है वो असल में आज जो हुकूमत ने 2 बिल इलेक्शन एक्ट में तरमीम के पेश किए हैं उन पे वोटिंग होनी थी। तो आज वोटिंग वाले दिन जब हुकूमती एक मेंबर समीना मुमताज साहबा शरीक नहीं हुई थी तो उसको इस कमेटी के वोटिंग वाले के लिए इजलास बुलाने से पहले ही इंडेक्ट किया गया था। उससे कमेटी का तवाजुन बिगड़ गया था। उससे क्या था कि एक वोट की अक्सरियत हुकूमत को मिल गई थी। तो वो जो एक इजाफी मेंबर मुकर्रर कराया गया था वो आज समीना मुमताज साहबा इजलास में शरीक ही नहीं हुई। तो पहले तो हुकूमत ने मुतालबा किया कि समीना मुमताज साहबा वो पार्लियामेंट लाजिज में है तो उसको वीडियो लिंक जरिए वोट करने का हक दिया जाए। तो उसको कमेटी के चेयरमैन ने रिजेक्ट किया और उनका कहना था कि क्योंकि रूल्स में ये है कि वोटिंग के लिए मौजूद होना जरूरी है, बाकी वीडियो लिंक के जरिए कोई भी मेंबर इजलास में शरीक हो सकता है। वोटिंग वाले दिन उसको इजलास में मौजूद होना जरूरी है। तो वो उन्होंने इजाजत नहीं दी। तो इजाजत नहीं दी तो उसके बाद तो हुकूमत वॉकआउट करके गई। तो जो हुकूमती बिल थे उनमें तरामीम के साथ कमेटी ने उसको मंजूर किया है। वो उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। बहरहाल उससे पहले बाबर अवान साहब का ये मुतालबा था कि मुझे जो इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराजात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर किए हैं, मुझे उस पर बात करने का मौका दे। तो क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और इस कमेटी को जो इस 90 दिन दिए गए थे तो वो 13 तारीख को मुकम्मल होने थे। सैटरडे और संडे आ रहा है तो उसके बाद इजलास कर नहीं सकते थे। तो इसलिए कमेटी के मेंबरान और चेयरमैन उनको कह रहे थे कि क्योंकि जुम्मे का दिन है और आज का ही दिन है तो हमें वोटिंग की तरफ जाना है तो आप वोटिंग के बाद बात कर लीजिएगा। मगर बाबर अवान साहब का ये मुतालबा था कि मैं पहले बात करना चाहता हूँ। बहरहाल फिर बाबर अवान साहब को जो आजम सवाती ने कहा ना हमारे नाजरीन को, वो प्लीज जरा बताएं। तो बाबर अवान साहब को मौका दिया, वो बात कर रहे थे तो आजम सवाती साहब ने सख्त इलेक्शन कमीशन पे गुस्से का इजहार किया।
उनका कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रही है और इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और ये जहन्नम में जाएं, ऐसे इदारे को आग लगा दें और ये जमहूरियत को तबाह करने के कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है क्योंकि इनके इल्जाम इतने शदीद थे। तो जो इलेक्शन कमीशन के खुसूसी एमपी बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। शराजी साहब, आपने एमपी वहाँ क्योंकि एमपी थे, आपने सुन लिया और वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, बल्कि अगर आप टाइम दें को वज़रा के 2-3 मैं आपको फ़िक्रे सुना दूँ। दिखाएं जी ज़रा वज़ीर इत्तलात और बाकी वज़रा क्या कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है, उसको ठुकराने के मुतरादिफ था। तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। जी शराई साहब, आपने सुना फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, बल्कि एक फ़िक्रा मैं इजाफी सुना दूं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात हैं वो अहम काना है, तो एक आइनी इदारा है और उसके बारे में ये बात, और आज ये भी कह दिया कि वो इस्तीफ़ा दे दें। बस मेरे ख्याल में जो वो अपोजिशन पे तनकीद करते हैं ना सनाउल्लाह के, ये चेयरमैन नैब उन्हीं का लगाया हुआ है, ये उन्हीं के दौर के मुकदमात हैं। आज हमें कहा जा रहा है कि विक्टिमाइज़ कर रही है तहरीक इंसाफ उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे वो एतराज़ कर रहे हैं, उनमें उनको भी कॉन्सेंसस जो एक फ़ैसला हुआ था उसमें उनकी भी मर्ज़ी और राय शामिल थी। और फिर जमहूरी लोग इस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं करते। यकीनी तौर पर अगर आपको लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी कुछ कहा है, उनके जो एतराज़ात हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए एक तो ये है कि उसको एड्रेस करने का फोरम यही पार्लिमानी कमेटीज़ हैं या फिर पार्लिमान है। अगर आपने कैमरों के सामने बैठ के ये मुलाक़ा करना है, ये कुश्ती लड़नी है, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे लग तो यही रहा है कि डेस्परेट हैं, हुकूमत हर हवाले से तुली हुई है कि उन्होंने इसको कानून बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हर सूरत में लेके आना है। तो भाई मेरे, अगर आप पार्लिमान को अंगेज नहीं करेंगे, मेरी मुराद अपोजिशन से है, और साथ में आप जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको नहीं सुनेंगे, तो मुझे तो लगता है सनाउल्लाह कि ये तमाशा बनेगा, कानून तो हरगिज़ नहीं बन पाएगा। ठीक है जैदी साहब, शराजी साहब तो कह रहे हैं ये तमाशा बनेगा, और आपने सुना उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो आइनी इदारा है, जिनका आइन में लिखा है कि इलेक्शन कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, किस तरह कराने हैं, कैसे कराना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो इतराज़ात हैं वो अहम काना हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो है माउथ पीस है अपोजिशन के। हालांकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम वज़ीर आज़म ने खुद दिया था, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है। तो क्या देखते हैं, सूरत हाल है क्या ये? देखिए, आज़म स्वाति की जहाँ तक बात है, वो अपनी मिनिस्ट्री और उनका बयान वैसा ही है, वही सलूक कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ जो वो रेलवे की मिनिस्ट्री का कर रहे हैं। या आप देख रहे हैं कि यहाँ घोटकी से लेकर के और हैदराबाद तक बार बार ट्रेनें डीरेल हो रही हैं, मगर उस पर उनको कोई फ़िक्र नहीं है, उनको फ़िक्र इस बात की है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें, एक तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये EVMs की बात आज की नहीं है, गुज़िश्ता हुकूमत में भी रही, उससे पिछली हुकूमत में भी रही। इलेक्शन कमीशन को इस जानिब ज़रूर सोचना चाहिए और उनको पायलट्स शुरू कर देने चाहिए थे। हैविंग सेड दैट, यहाँ ये हो रहा है कि हुकूमत जो है वो ख़ुद ही एक मशीन ले आई है और कह रही है कि जनाब ये बिल्कुल ज़बरदस्त मशीन है। इलेक्शन कमीशन को बाद में उन्होंने ला करके एक डेमो भी दे दिया। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन कराने की जिम्मेदारी जो इलेक्शन कराने की, वो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के पास आप जाते, उनसे सलाह मशवरा करते और उनसे कहते आप ओनरशिप लें इसकी और आप जो है स्टेप्स इस बारे में उठाएं। मगर आपको पता है हमारी सियासी जमातों का, ख़ुसूसन ज़ाहिर है हुकूमती जमात तो एक और ही तरह के मूड में होती है ना कि कोई भी चीज़ बुलडोज़ कर दो, तो ये बुलडोज़ करने के चक्रों में हैं। मगर ये लगता नहीं है कि अब जितना इसके ऊपर हो गया है, जिसे कहते हैं गंद पड़ गया है, तो कोई भी कानून जो है वो काबिल कबूल होगा अपोजिशन को या फॉर दैट मैटर इलेक्शन कमीशन को। लेकिन तो नहीं, बलडोज करने के मकासद भी तो होते हैं ज़ैदी साहब, मकासद क्या है बलडोज करने के? देखिए, मकासद तो उनके साफ है ना। जो 2018 में
उनके लिए किया गया, वो नहीं चाहते कि वो चीज़ जो है उनके मुखालफिन के लिए की जाए 2023 के इलेक्शन में, वरना बहुत मसला हो जाएगा पीटीआई के लिए वो इलेक्शन जीतना। तो जाहिर है वो ईवीएम ये समझते हैं, आपको पता है मुस्तरद वोटों का खेल होता है। हमारे यहाँ हर इलेक्शन में बोरियों की बातें आती हैं कि मुस्तरद वोट बोरियों में भर के ले गए या दूसरे वोट आ गए बोरियों में भर के, तो वो एक चीज़ होती है। मेरे ख़्याल में इसका दरमियानी रास्ता ये भी निकल सकता है कि आप प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर और फेडरल कैपिटल के अंदर आप ये एक्सरसाइज शुरू करें और पहले स्टेप में आप वहाँ इलेक्शन कराएं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो नॉर्मल अपना मैनुअल तरीक़ाकार है उसको भी रखें, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। मगर ना हुकूमत ये करना चाहती है, ना अपोजिशन इसको करना चाहती है, और इलेक्शन कमीशन को अब आपने इतना दीवार से लगा दिया है कि अब इलेक्शन कमीशन भी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ठीक है, जय साहब हमारे साथ रहिए, सियासी बात भी की है। शाकिर, ये अपोजिशन किधर है? क्योंकि हुकूमत तो अपोजिशन को कह रही है कि वो कहीं मौजूद नहीं है, उसका शराजा बिखर चुका है और वो सिर्फ जो है अपने केसेस की बात करती है। तो इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, वो कर क्या रही है, इकट्ठा होना चाह रही है इस चीज़ के इशू के ऊपर? एक तो अपोजिशन सनाउल्लाह साहब आपस में तकसीम है, पीपल्स पार्टी अलग पिच पे खड़ी है, नून लीग मौलाना बाकी पिच पे अलग पिच पे खड़े हैं। अपोजिशन अपना नुकसान तो उसमें कर रही है, सीधी सी बात है। लेकिन अब अपोजिशन जो इसको ही ईवीएम को इसी तरह ही मुस्तरद कर चुकी है ना, जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर चुका है, क्योंकि अपोजिशन के साथ न कानून साजी में मुशावरत की गई है, न ईवीएम पे कोई अपोजिशन को डेमो दिया गया है। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा भी अपोजिशन का था, लेकिन अपोजिशन ने पहले भी कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन को मीडिएशन का रोल दें, सालसी का रोल दें, इलेक्शन कमीशन हुकूमत को बुलाए, अपोजिशन को बुलाए, जो मुतल्लिका NGOs हैं, इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको बुलाएं और ईवीएम पे बात करें। अपोजिशन भी ये चाहती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, कोई जदीद तरीका हो, शफाफियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी यही चाह रहा है। लेकिन जो हुकूमत ईवीएम बना के आई है, 37 जिस तरह एतराज़ात आ रहे हैं, वो टेक्निकल ऐसे एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के, मैंने वो सारे पढ़े हैं, तो उनका जवाब पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह मिसाल के तौर पर, क्योंकि वो हल ही नहीं होने, उनके जवाब आना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि भाई ये हैक नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन, क्योंकि वो इंटरनेट के ज़रिए नहीं है, ठीक है, ईवीएम। तो इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा हैक नहीं हो सकता, लेकिन टेम्पर तो हो सकता है ना। अगर बूथ ही कैप्चर हो जाए तो फिर क्या मशीन क्या करेगी? अच्छा, इसमें मशीन में क्या है, जो सीक्रेसी ऑफ द बेल्ट है वो नहीं है इसमें, वो आर्टिकल 226 है ना, उसकी ज़ाहिर खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इसके तहत आप बना के आएँ ताकि खुफिया भी रहे वोट। अब वोटर जब वोट कास्ट करेगा, बटन दबाएगा, तो पर्ची स्क्रीन पे आएगा, जिस उम्मीदवार को वोट देना है उसको दबाएगा, उसके बाद वो पर्ची निकल आएगी। जिस तरह पैसे निकल आते हैं, पर्ची निकल आती है, इस तरह वो वोटर को अपने हाथ में मिलेगी और वोट वो जाके बैलेट बॉक्स में डालेगा। शाकिर, एक वक्फे का हो रहा, तो एक नाजरीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम ये पूछेंगे कि इन 37 एतराज़ात से भाग क्यों रही है और पत्थर पर लकीर बना क्यों लिया है कि ईवीएम को। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे, पार्लिमानी कमेटी ने ईवीएम मशीन और ई वोटिंग के मुतालिक जो बिल थे वो मुस्तरद कर दिए हैं और हुकूमत ने अब अनाउंस किया है कि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाकर इन दोनों बिलों को पास कराएगी। और ये भी ऐलान किया है वज़ीर ने कि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात पर हम कर रहे हैं और कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। इसी पर हम बात करेंगे। मुबशिर ज़ैदी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी है, अब हुकूमत ने यह अनाउंस कर दिया है बाकायदा कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगी। एक तो बुला लिया है 13 तारीख को, जिसमें सदर ने खिताब करना है और चौथा पार्लिमानी साल शुरू होगा। इसके साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि 14 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें ये दोनों बिल रेफ़र किए जाएंगे और उसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। तो ये तरीक़ाकार जमहूरियत में और इस मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी अपोजिशन हो, क्या ये सूट करता है ये तरीक़ाकार कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिस तरह पहले भी आपने कहा बरडोज़ करना चाहती है, उसके ज़रिए हुकूमत कामयाब हो जाएगी ये तमाम प्लान को इम्प्लीमेंट करने में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कामयाब होगी, मगर बिलफर्ज अगर वो हो भी जाती है तो उस चीज़ को मानेगा कोई नहीं, उस चीज़ की वैलिडेशन कहीं से नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी मुखालफत कर रहा है, अपोजिशन जमातें उसकी मुखालफत करेंगी, तो पीटीआई अकेले जो है
इस रास्ते पर नहीं जा सकती। अभी भी वक्त है, पीटीआई इंगेज करे अपोजिशन को भी, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे और बात करें कि जनाब हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि हमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना है इलेक्शंस के प्रोसेस के अंदर टू मिनिमाइज जो होता रहा है। लेकिन मुबशर साहब शाकिर सुलंगी यही बता रहे थे कि क्योंकि कवर भी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि टेक्नोलॉजी आए, लेकिन वो 37 एतराज़ात ये कहते हैं इस किस्म के हैं कि उनको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा मुमकिन नहीं है ईवीएम पे इलेक्शन। देखिए, वो ज़्यादातर एतराज़ात हम सब ने पढ़े हुए हैं, वो ज़्यादातर एतराज़ात इंतज़ामी नौइयत के हैं कि मशीनें जो हैं वो स्टोर होने की जगह नहीं हो सकती, एल्फी कोई डाल दे, आई मीन उसका तो कोई हल नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है वो वोट तो ख़राब हो गया, एल्फी आप चाहे मैनुअल पे ले जा कर के डाल दें या कोई जिस तरह पहले हमने देखा कि आपने ज़रा सा भी इधर उधर निशान लगा दिया, वो वोट मुस्तरद हो जाता है। बात यह कि देखें, इलेक्शन कमीशन ने 2017 में भी या पिछले हुकूमत में भी यही बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता है किस कदर प्रेशराइज़ किया था इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने 1-2 पायलट्स भी किए थे, फिर उन पायलट्स पे उन्होंने कहा कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वक्त कम है लिहाजा विल गो फॉर मैनुअल वोटिंग, जैसे हमेशा होती रही है। मगर बार बार इलेक्शन कमीशन का ये एक्सक्यूज़ कि जी पायलट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा और हम जो है अभी हमें वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए आपको इवेंचुअली तो जाना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल किसी भी चीज़ को आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि हुकूमत की गलती यह है कि उन्होंने उसको अपने इनिशिएटिव के तौर पर लिया। उन्हें चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को इसकी ओनरशिप लेने देते और कहते कि आप करें, और तमाम कंसल्टेशन अगर इलेक्शन कमीशन स्टार्ट करता तो आप देखते कि अपोजिशन जमातें भी उसमें इन्वॉल्व होती, हुकूमती जमातें भी इसमें इन्वॉल्व होती, तो कम से कम एक बेहतर एनवायरनमेंट हमें नज़र आता। ठीक है, ज़ैदी साहब हमारे साथ ही रहिए। शिराजी साहब, जो बात मुझे नज़र आ रही है, अपोजिशन को भी इलेक्शन कमीशन को भी लगता ये है कि हुकूमत की नीयत पे शक है। तो आप और हुकूमत जितनी जल्दी में हैज़र्ड रेट में ये सारी चीज़ें कर रही है, अगर इंडिया का देखें तो इंडिया में बताते हैं कि 20 से 25 साल लगे थे सिस्टम आने में। कई मुल्कों ने ये सिस्टम छोड़ ही दिया है और दुनिया के कोई 7 या 8 मुल्क हैं 200-250 ममालिक में से जिनमें ये सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उनके नीयत में भी शक किया जा सकता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है सनाउल्लाह कि इलेक्शन प्रोसेस को लेके, इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके तमाम जमातों की एक ही राय है। गोया कि तमाम जमातें ये कहती हैं कि इलेक्शन रिग होते हैं। माजी के जितने इंतखाबात उनके नताइज के ऊपर सब ने एतराज़ात किए, तो फिर इसका मतलब है कि ये मामला तो मजमूई है, इनफरादी नहीं है। गोया कि ये तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, सिर्फ वो मुतरज़ नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बड़े लूप होल्स हैं, इनको ठीक होना चाहिए। तो फिर बात क्या है कि तमाम जमातें एक मुश्तरका कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे लगता है कि जो मुबशर ने भी बात की है, इस वक्त हुकूमती रवैया हरगिज़ पार्लिमानी नहीं है। वो कि जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं, एक तो यह कि आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, आप पे तनकीद होती है, आपको तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ सुनना पड़ता है। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि वो तहरीक इंसाफ के जो अब 11 तारीख को अपने 4थे पार्लिमानी साल में दाखिल होगी बतौर हुकूमत, वो अभी तक कंटेनर पे खड़ी है। उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ वही है जो कंटेनर पे था, माजरत के साथ गालम गलोच, अग्रेसिव रवैये, दूसरों को ब्लेम करना। आज आप एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक आईनी ओहदा है और एक ऑनरेबल आदमी वहाँ पे बैठे हैं जिसको आपने बिठाया है, प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनके किसी सियासी शख्सियत के साथ राब्ते हैं, आप उनको पॉलिटिकल कह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिनके नीचे ज़िमनी इलेक्शन भी हुए हैं और कई हलकों में आप जीते भी हैं, तो फिर आप कहें कि वो भी गलत हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बिल्कुल यही है, आप पार्लिमान के ज़रिए को कानून बनाएंगे तो पार्लिमान में मौजूद जमातों को अंगेज किए बगैर मुमकिन नहीं है। ये बात खान साहब और उनकी टीम को समझनी चाहिए। आप मीडिया पे बैठ के जितने बड़े भाषण देंगे, जितने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आप रेफरेंस देंगे, उनकी हैसियत तब जाके बनेगी कि जब पार्लिमान आपके साथ खड़ी होगी। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम अपोजिशन के अब जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, इस मौके पर इकट्ठा होने की ज़रूरत थी, लेकिन अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। एक वक्फे के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ हुकूमत का एग्रेसिव मूड है और ईवीएम और दीगर बिलों को पास कराने के हवाले से जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया है वो आज सारा दिन देख लिया आपने।
इसके साथ अपोजिशन की भी आपस में लड़ाइयाँ और मौलाना फजल रहमान का इल्ज़ाम है कि बिलावल ने डील कर ली है, और जबकि बिलावल का उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ाम है अपोजिशन पर कि अपोजिशन दोगली पॉलिसी चल रही है। इसी पर हम बात करेंगे। शाकिर, अपोजिशन के क्या मामलात हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं इस सूरत हाल में जब इतनी अग्रेसिव हुकूमत हो, जो हुकूमत से ज़्यादा, जिस तरह शराजी साहब ने कहा कि आज भी कंटेनर पे खड़े हैं, अपोजिशन आपस में इख्तलाफात वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है और नज़र ये आ रहा है कि मामलात को किसी और तरफ चल रहे हैं। देखें, बदकिस्मती ये है सनाला साहब के अपोजिशन ने जो तहरीक चलाई है, इसको जो नारा दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, उसके मकासद हासिल करने के बजाय अपने मामलात सीधे करने में लगी हुई है। हर जमात, नून लीग अपने चक्कर में लगी हुई है कि हमारे मामलात ठीक हो जाएं, पीपल्स पार्टी अपने मामलात ठीक करने में लगी हुई है। मौलाना और बिलावल साहब के जो इल्ज़ामात हैं, ये हमने रिपोर्ट किया है, आपने सब ने रिपोर्ट किया है कि पीडीएम किस तरह टूटा। इस्तीफ़ों का मामला पहले दिन पीडीएम का जिस दिन बना है सितंबर 2020 में, उसी दिन के एलामिये में इस्तीफ़े का ऑप्शन लिखा हुआ है कि इस्तीफ़े भी देंगे। बिलावल साहब ने एतराज़ ये किया कि जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा वेट करें। कब तक भाई? मौलाना ये कह रहे हैं कि क्या 2023 के बाद इस्तीफ़े देंगे? तो इस्तीफ़े सारे ऑप्शन आपने यूज़ कर लिए हैं, तो अब इस्तीफ़े दें। पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। मुआहदे, एग्रीमेंट, कमिटमेंट जितनी भी की है पीपल्स पार्टी ने तोड़ी है। नून लीग का अब सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाया, अपोजिशन लीडर बनवाया। पीपल्स पार्टी को, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा लिया है, पीडीएम को इस्तेमाल किया है। मेरा अपना तजिया है, क्योंकि जेयूआई को क्या मिला, नून लीग को क्या मिला सेनेट इलेक्शन में? मुझे बताएं। कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं मिला जो कमिटमेंट की गई थी। 3 जलसे पीपल्स पार्टी ने जो किए थे अपने जलसे, वो पीडीएम को इस्तेमाल करके योम तासीस मुल्तान का पीडीएम से मनवाया, योम कारसाज पीडीएम से मनवाया, बीबी की बरसी पीडीएम से मनवाई। चौथा भुट्टो साहब का इधर अप्रैल में लेके आ रहे थे, अनाउंस कर दिया गया। आपको डील की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं? मेरा ख्याल है डील, मौलाना तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का जो रवैया नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी का हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इतनी बयानबाजी नहीं हो रही होती जितनी पीडीएम के ख़िलाफ़ हो रही होती है, नून लीग के ख़िलाफ़ और मौलाना के ख़िलाफ़। इसमें से लग रहा होता है कि पीपल्स पार्टी, जो मौलाना कह रहे हैं कि ब्रैकेट हो गई है कप्तान के साथ, पीटीआई के साथ, तो लग रहा होता है कि पीपल्स पार्टी के मामला ठीक है। मुबशिर साहब से पूछते हैं। मुबशिर साहब, कुछ ऐसे भी इल्ज़ामात भी आ रहे हैं, इतलात भी आ रही हैं कि अपोजिशन की जमातें भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और मुख्तलिफ सहूलतें मांगी जा रही हैं, और हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया है कि हर एक पेश है वहाँ पर जाने के लिए। तो आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? कोई ऐसी बात है कि अपोजिशन भी आज भी उसी डगर पे खड़ी है जो माजी में जहाँ जो रास्ते तलाश किए जाते थे? जी, मैं हमेशा कोट करता हूँ कि साबिक जो वज़ीर आज़म हैं और PMLQ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, वो हमेशा एक बात किया करते थे कि दरख्वास्त सबने दी हुई है, मंजूर जिसकी हो जाए वो पावर में आ जाता है। तो बात यह है कि देखिए, मौलाना साहब अब बात कर रहे हैं कि जी ये डील हमें भी ऑफ़र हुई थी, और मौलाना आपको याद होगा इस्लामाबाद धरने के बाद वो ये बात कह चुके हैं कि उन्हें अश्योरेंस दी गई थी। इसका मतलब है उन्होंने भी डील करने की कोशिश की, उनके साथ हाथ हो गया, वो एक अलग बात है। जहाँ तक PMLN की बात है, तो सबसे बड़ी मेरे ख़्याल में उन्होंने, अगर आप कहें कि डील नहीं की तो कैसे नहीं की, नवाज़ शरीफ किस तरह बाहर चले गए, तो वो उन्होंने वो फ़ायदा लिया। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, तो पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल फ़ायदा लिया, जैसे शाकिर ने आपको बताया। उसके अलावा जरदारी साहब को देखें, पहले उनके केसेस इस्लामाबाद में लगे होते थे, अब कराची में लगे, और ऐसे लगे कि ऐसे लगे सिंध में कि अब उनकी जो है आपको समात तक नज़र नहीं आती। तो बात ये कि हर एक ने अपने अपने हिस्से की डील की, और यही वजह है कि अपोजिशन कामयाब नहीं हो पा रही कि दोबारा से वही सिलसिला, हर एक की कोशिश यही है कि 2023 में जो है बड़े साहब या बड़ा इदारा जो है वो हमारी तरफ देख ले और हम पावर में आ जाएं। ये गेम हमने इतनी दफ़ा देख ली है जब से शहाफत शुरू की है कि इट इज़ सो ऑब्वियस कि हर कोई चाह रहा है कि खुशनुदी हासिल कर ले इस्टेब्लिशमेंट की और 2023 में पावर में आ जाए। अब ये देखना है, सब इस इंतज़ार में है कि कब अब इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान वही खेल शुरू हो जाता है जो
एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ या नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ, तो वो इवेंचुअली हम वही चीज़ देख रहे हैं, वही साइकिल देख रहे हैं। बस ये है कि पार्टियों का इजाफा हो गया है, लेकिन तरीक़ेकार सबका वही है। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे कि ये सिलसिला दरख्वास्त देने का सिलसिला इस मुल्क में कब तक चलता रहेगा और कब हमारी जो सियासी जमातें हैं वो आज़ाद होंगी और ख़ुद फैसले करेंगी। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शराई साहब, जो मुबशर साहब भी कह रहे थे कि तमाम से जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी लाइन में लगी हुई हैं डील के लिए और एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और कुछ जमातों को सहूलत भी मिली हैं। और जिस तरह जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मियां नवाज़ शरीफ इस साल वापस आएंगे, तो जैसे गए थे डील करके वैसे ही वापस आएंगे या कोई और तरीक़ाकार है? मेरे ख़्याल में सनाउल्लाह बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हकीकत यही है कि सब ने दरख्वास्तें दे कर रखी और हर को अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? कल को यही लोग रोते हैं कि अगरचे प्राइम मिनिस्टर वो हैं लेकिन इख्तियारात कहीं किसी और के पास हैं, वो खुल के काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमें वोट को इज़्ज़त दो का नारा दे रहे हैं, उनको चाहिए पहले वो पार्लियामान को इज़्ज़त दें, जिस पार्लियामान से वो ताकत हासिल करते हैं, जिस पार्लियामान के बलबूते वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उसके बाद कोई वो और बात करें। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक और भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है सनाउल्लाह के इदारे। माजी में आप देखें वो जुल्फ़कार अली भुट्टो केस हो, वो स्विस अकाउंट्स केस हो, पनामा हो या कोई और केसेस हों, तो इदारों को भी किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जब वो किसी खेल का हिस्सा बनते हैं, आज हम कह रहे हैं ना कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई तो इट वाज ए जुडिशल मर्डर, तो हम ये कह सकते हैं कि इदारा उस वक्त में इस्तेमाल हुआ था। तो जब इदारे इस्तेमाल होते हैं तो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जमहूरियत का होता है और पार्लियामान का होता है। तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को पहली जंग पार्लियामान को मजबूत करने की लड़नी चाहिए। जब वो लड़ेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में वो मजबूत हो जाएगी, तो दरख्वास्त देने का सिलसिला रुक जाएगा। फिर जो फैसले होंगे वो पार्लियामान में होंगे, अवाम की मर्ज़ी से होंगे, किसी और की मर्ज़ी से नहीं होंगे। लेकिन एक इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, पिछले अगर आप 3-4 हुकूमतें देखें, एक प्रोसेस तो जारी है और उस प्रोसेस के नतीजे में कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई भी हैं। यकीनन हुई हैं। 18वीं तरमीम के बाद हम कहते हैं कि जब आर्टिकल 6 आप लेके हैं, आप कानून को, आइन को सबवर्ट करने वाली ताकतें शायद सोचें कि 100 बार कैसा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ताकत वहीं से मिलती है, सिस्टम वहीं से ठीक होता है। तो पार्लियामान जब तक फंक्शनल नहीं होगी सनाउल्लाह, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप कहीं जो है वो एक अवामी और पार्लिमानी जमहूरियत की तरफ जाएंगे, नहीं जा सकते। फिर यही होगा कि एक कैंपेन शुरू होगी, सियासतदान इकट्ठे ज़रूर होंगे, एक जज्बाती फ़ैसला होगा, लेकिन उसके बाद एक दूसरे पे और तीसरा चौथे पे शक करेगा कि जब फैसल कुन मरहला आएगा तो कोई चला जाएगा, बंद कमरे में बैठेगा, डील करेगा और मुझे अकेला छोड़ देगा। पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा और अगर आज ये चीज़ें होती तो ये मसाइल भी ना होते और इंतखाबी इस्लाहात भी हो जाती। शाकिर, जो जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया है कि नवाज़ शरीफ इस साल वापस आ जाएंगे, तो किस तरीके से वापस आएंगे? हुकूमत तो चाहती है वो वापस आए या नहीं चाहती, क्योंकि अनाउंसमेंट तो की जाती हैं, तो वो भी किसी डील के ही नतीजे में वापस आएंगे जिस तरह गए थे वो, या कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा? देखें, और एक दूसरा सवाल भी है, आजकल एक और आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद अर्ली जो है आम इंतखाबात जल्दी करा ले जाएँ 2023 से कबल, इसके भी इम्कानात हैं? हाँ, मियाँ साहब के हवाले से मैं यकीनन मियाँ साहब जिस तरह गए हैं उसी तरह ही डील के तहत ही आएंगे वापस, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। ज़ाहिर है आएंगे तो जेल जाएंगे और जेल से बचने, जेल जाना वो चाहते नहीं है। जेल से बचने के लिए ज़ाहिर मामला तय करके ही आएंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है, मतलब अब मामला तय नहीं हुए तो वो वापस नहीं आए। हाँ, और मुझे नहीं लग रहा। और जावेद लतीफ़ जो दावा कर रहे हैं ना कि इस साल आएंगे, इस साल मुझे मियाँ साहब आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये अपना तज्जिया है, ठीक है, नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा PTI के खान साहब के होते हुए। दूसरी बात, इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन जमातों के साथ भी इसी पर ही बात हो रही है। पसे पर्दा जो डायलॉग हो रहा है उसमें अपोजिशन के साथ भी इसी पर ही बात हो रही है कि 2022 में इंतखाबात कराएं, और PTI के साथ भी मामला ज़ाहिर डिस्कस किए जा रहे हैं। खान साहब भी ज़हनी तौर पर
तैयार हो रहे हैं 2022 के लिए। लेकिन इशू ये है, रुकावट जो है वो है इंतखाबी इस्लाहात। जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होते तो इस पे सौदेबाजी हो सकती है। अपोजिशन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट का मामला है ना, एतमाद का फुकदान है, तो वो किस तरह डायलाग होगा? डायलाग होगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा, अपोजिशन का। ठीक है शाकिर, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। शाकिर सुलंगी साहब, इफ्तिखार शिराजी साहब, मुबशर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।